हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हाईजैक जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से छुड़ाया गया। जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्य रिहा किए गए। ऑपरेशन के दौरान लुटेरों ने फायरिंग भी की थी। 2 दिन से समुद्री लुटेरों के कब्जे में था जहाज रुएन, और ये किस तरह से ऑपरेशन अंजाम दिया गया, ये आप देखिए तस्वीरें। सोमाली जो लड़ाकू हैं उनकी गिरफ्त में था ये जहाज। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को यह बहुत बड़ी कामयाबी। हाईजैक जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से छुड़ाया गया। जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्य इनके चंगुल से रिहा किए गए। ऑपरेशन के दौरान लुटेरों ने फायरिंग भी की। ये तस्वीर आप देखिए, फायरिंग की तस्वीरें हैं और ऊपर आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सोमालिया के ये लुटेरे हैं जिन्होंने इस जहाज को हाईजैक कर लिया था और इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भारतीय नौसेना की तरफ से हिंद महासागर में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर इसमें 17 सदस्य थे चालक दल समेत, और इन सभी को इसके बाद ऑपरेशन की कामयाबी के बाद रिहा किया गया। तो समंदर में भारतीय नौसेना की धाक है और इसका सबूत एक बार फिर से हिंद महासागर में परचम लहराकर भारतीय नौसेना ने दिया है। एक मालवाहक डाक जहाज था ये, जो कि 2 दिन से लुटेरों के कब्जे में था। यह ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि पहली चुनौती थी जहाज को ट्रैक करके उससे संपर्क स्थापित करना, और दूसरी चुनौती थी जहाज पर मौजूद सोमालियाई लुटेरों को पटखनी देकर उनके चंगुल से बांग्लादेशी नागरिकों को छुड़ाना। 40 घंटे तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन चलाकर भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। यह कोई पहली बार नहीं, हाल ही में अदन की खाड़ी में भी ऑपरेशन चलाकर भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को रिहा करवाया था, और इसके बाद देश और दुनिया में जमकर इस ऑपरेशन की चर्चा हुई थी। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि कैसे भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हाईजैक जहाज रुएन, जिसका नाम है जहाज का, उसको समुद्री लुटेरों ने कब्जे में लिया था और उसके बाद ऑपरेशन चलाकर इसे उनके कब्जे से छुड़ाया गया। चालक दल के 17 बांग्लादेशी नागरिक इस ऑपरेशन में रिहा करवाए गए। हिंद महासागर में 40 घंटे के ऑपरेशन में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 15 मार्च को जहाज ट्रैक किया गया। 16 मार्च तक यह ऑपरेशन चला है, करीब 24 घंटे तक। ऑपरेशन के वक्त समुद्री लुटेरों ने फायरिंग भी की। जवाब में भारतीय नौसेना का भी बड़ा एक्शन देखने को मिला। भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर इस सफलता को हासिल किया गया। समुद्री डाक जहाज MV रुएन हाईजैक हुआ था। 12 मार्च को मोजाम्बिक से UAE के लिए जा रहा था यह जहाज, और तभी इसे हाईजैक कर लिया गया। जहाज पर मौजूद था 55,000 टन कोयला। तो ये पूरा ऑपरेशन जो हमने आपको बताया किस तरह से अंजाम दिया गया, तो भारतीय नौसेना किस तरह से समंदर में संकट मोचक बनी है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। INS सुभद्रा, हेल RPA ड्रोन, P-8I समुद्री गश्ती विमान, ये इस वक्त हम आपको बता रहे ये वो तमाम ड्रोन है और ये वो तमाम जहाज है जो कि संकट मोचक साबित हुए इस ऑपरेशन में। मार्कोस प्रहार C-17 विमान भी इस ऑपरेशन में लगाया गया और इसके सहारे भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय नौसेना की वॉरशिप INS कोलकाता ने शनिवार को 14 मार्च को अगवा किए गए बांग्लादेश के लोगों को रेस्क्यू किया। नेवी के मुताबिक समुद्री डाकुओं के चंगुल से 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। INS कोलकाता ने भारतीय तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 40 घंटे चले इस ऑपरेशन में INS सुभद्रा, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, P-81 समुद्री गश्ती विमान, मार्कोस प्रहार और C-17 विमान का इस्तेमाल किया गया था। जहाज से अवैध हथियार, गोला बारूद और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के INS चिल्का पर अग्निवीरों के तीसरे बैच की शानदार पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने ओडिशा में नेवी के युद्धपोत INS चिल्का पर अग्निवीरों के तीसरे बैच की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। सूर्यास्त के बाद आयोजित इस POP में 396 महिला अग्निवीरों सहित कुल 2630 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया। नौसेना प्रमुख ने परेड में अग्निवीरों को उनके अच्छे सैन्य प्रदर्शन और स्मार्ट ड्रिल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक सुरक्षा में रोजाना नई चुनौतियां उभर रही हैं, इसलिए आपको ट्रेनिंग में दिए गए प्रशिक्षण का अच्छी तरह उपयोग करना है।
भारतीय वायुसेना तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी है। एयरफोर्स के अलावा वन विभाग के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मी भी काम में लगे हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के नीलगिरी के कुन्नूर के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने में इंडियन एयरफोर्स भी शामिल हो गई है। कोयम्बटूर के पास वायुसेना स्टेशन सुलूर को ये काम सौंपा गया। बॉम्बी बकेट से लैस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने शनिवार को 6 उड़ानें भरी। इस दौरान उसने आग प्रभावित इलाके में करीब 8000 लीटर पानी गिराया। नीलगिरी जिला पश्चिमी घाट का हिस्सा है और अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। एयरफोर्स हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, गोवा, जम्मू और कश्मीर, निकोबार में ऐसे ऑपरेशन कर चुकी है। राजस्थान के अनूपगढ़ की कॉटन फैक्ट्री में कैसे भीषण आग लग गई और कितना नुकसान हुआ, आप देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक कॉटन फैक्ट्री में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची उठती देखी गई। मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हादसे में करीब 30,000 क्विंटल सामान भी जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग फैलते हुए कॉटन सीड ऑयल की फैक्ट्री तक पहुँच गई। हादसे के बाद खबर है कि आग से करीब 30 करोड़ के नुकसान की आशंका है। फैक्ट्री में काफी मात्रा में कॉटन सीड और ऑयल रखा था। खबर हरियाणा से। हरियाणा के रेवाड़ी में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद बड़ा हादसा हो गया। इसमें कई लोग घायल हो गए। हरियाणा के रेवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया धारूहेड़ा में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 40 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को PGI रोहतक रेफर किया गया है। सूचना मिली है, यहाँ देखा घायलों की संख्या थी और जो जिनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी उनको रोहतक के लिए रेफर किया जा रहा है। बाकी सभी डॉक्टर वगैरह उपचार के लगे हुए हैं। स्थिति अभी पीसफुल है। हादसे के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया। खबर न्यू जर्सी से है। न्यू जर्सी पुलिस ने 3 लोगों की हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वारदात के बाद एक घर में कुछ लोगों को बंधक बनाया था। आप देखिए कैसे ये अमेरिका में हुआ। अमेरिका की न्यू जर्सी पुलिस ने पेंसिल्वेनिया की फिलाडेल्फिया की फॉल्स टाउनशिप में 3 लोगों की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद न्यू जर्सी के टैंटन भाग गया था, जहां उसने खुद को एक घर में घर वालों को बंधक बनाकर कैद कर लिया था। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों को अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद रखने और अपने को सुरक्षित करने की सलाह जारी की थी। आरोपी की पहचान 26 साल के आंद्रे गार्डन के रूप में हुई है। मृतकों में गार्डन की सौतेली मां भी शामिल थी। पहाड़ों पर हुई भीषण बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बर्फ ही बर्फ है। जोजिला दर्रे पर जमी बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फ हटाने की तस्वीरें लद्दाख से सामने आई हैं, जहां जोजिला दर्रे पर बियरों की 122 RCC बीकन से बर्फ हटाने का काम कर रही है। बर्फबारी के चलते पूरे इलाके में बर्फ की कई फीट मौजी परत जम गई है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि जैसे पूरा बर्फ का पहाड़ काटा जा रहा है। सड़क, मकान सब बर्फ में डूबे दिख रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब रुख करते हैं सियासी खबरों का। मुंबई से खबर। मुंबई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन होगा। मोदी विरोधी कई नेता आज एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। इस शक्ति प्रदर्शन के साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का औपचारिक समापन भी हो जाएगा। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की महारैली में कई बड़े नेता, अभिनेता, खिलाड़ी और अन्य नामी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे, NCP प्रमुख शरद पवार, बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव, झारखंड के CM चंपई सोरेन, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला आज इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन में एक मंच पर नजर आ सकते हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल इस महारैली में अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुछ देर के बाद आज मुंबई में पदयात्रा है और इस यात्रा को न्याय संकल्प पदयात्रा का नाम दिया गया।
राहुल गांधी सुबह 8:30 बजे से मणि भवन से पद यात्रा की शुरुआत करेंगे और 500 मीटर चलकर अगस्त क्रांति मैदान तक जाएंगे। राहुल की पद यात्रा में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। पद यात्रा के बाद राहुल गांधी तेजपाल हॉल में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोगों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लिए मणि भवन और तेजपाल हॉल दोनों बेहद खास स्थान है। महात्मा गांधी जब भी मुंबई में होते थे तो मणि भवन उनका निवास स्थान होता था, जबकि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल हॉल में हुई थी। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है और कहा है अगर मुंबई की रैली में राहुल ने वीर सावरकर पर विवादास्पद टिप्पणी की तो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। खबर आप देखिए। राहुल गांधी जी शिवाजी पार्क मैदान पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके ठीक सामने वीर सावरकर का स्मारक है। एमएनएस ने कहा कि अगर राहुल ने सावरकर का अपमान किया तो वो उन्हें राज्य में चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे। जिन लोगों के बारे में हमारे मन में एक आदर भाव है, एक सम्मान है, जिन्होंने इस देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, उनके बारे में अगर कुछ आप गलत बात करोगे तो ये आपकी आखिरी रैली होगी महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र में रैली करने देंगे। इसे तो धमकी मान सकते हैं? नहीं, धमकी नहीं, चेतावनी है। और वहीं पीएम मोदी ने दक्षिणी राज्यों का सियासी किला जीतने के लिए खास प्लान तैयार किया है और ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं पीएम मोदी। और अगले 3 दिनों में देश के दक्षिण राज्यों में पीएम मोदी की कई रैलियां हैं। आप देखिए खबर। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश के पालनाडु में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना की ओर से आयोजित संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की ये रैली शाम 5 बजे होगी। पीएम आज हैदराबाद राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। कल पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के जगतियाल में और दोपहर 3:15 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम शाम 5:45 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे। 19 मार्च को पीएम केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे और तमिलनाडु के सालेम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। करीब 1 महीने के बाद वोटिंग शुरू हो गया और 4 जून को नतीजे सामने आए। लोकसभा के चुनाव 7 फेज में होंगे। 19 अप्रैल को पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटें और 13 मई को चौथे फेज में 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 मई को 5वें दौर का मतदान होगा। 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को आखिरी और 7वां चरण पूरा होगा। बची हुई 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद नतीजे 4 जून को आएंगे। मणिपुर में एक लोकसभा सीट में 2 फेज में चुनाव रखा गया है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ सियासत का पारा और भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल होने के बाद जमकर बवाल मच गया। हमारा लक्ष्य अर्जुन के उस मछली के आंख की तरफ ही होना चाहिए। हमारा पूत कैसे जीते, साम दाम दंड भेद, अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना पड़े। ये चुनाव की तारीख के ऐलान से एक दिन पहले सतना से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह का बयान है, जो एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। साम दाम दंड भेद, अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना पड़े। वे कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। वोट के लिए साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र तक चलाने की बात कह रहे थे। देश की 543 लोकसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में चुनाव होगा। किस राज्य में कितने चरण में चुनाव होंगे, ये रिपोर्ट आप देखिए। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी और बिहार, बंगाल में 7 चरण में चुनाव होंगे, तो वहीं महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरण में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में 4 चरण में चुनाव होंगे। देश के 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरण में चुनाव होंगे और 4 राज्य कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, लद्दाख, सिक्किम और तमिलनाडु समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। देश के 3 राज्यों में सभी 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। ये राज्य कौन कौन से हैं और किस तारीख को कितनी सीटों पर मतदान होगा, ये भी आप जान लीजिए।
यूपी में पहले चरण में 19 अप्रैल को 8, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8, तीसरे चरण में 10 और चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं पांचवें और छठे चरण में 14 सीटों पर मतदान होंगे। सातवें चरण में 1 जून को वाराणसी समेत 13 सीटों पर मतदान होगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण में 3-3 सीट, तीसरे चरण में 4, चौथे चरण में 8, पांचवें चरण में 7, छठे चरण में 8 और सातवें चरण में 9 सीट पर चुनाव होंगे। बिहार में पहले चरण में 4, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में 5 सीटों पर मतदान होंगे। पांचवें चरण में भी 5 सीट और छठे, सातवें चरण में 8 सीटों पर मतदान होंगे। देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ये राज्य कौन कौन से हैं, ये आप देखिए। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के दौरान ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होंगे, जबकि ओडिशा में विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होगा। अरुणाचल में विधानसभा की 60 सीटें हैं, यहाँ 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो वहीं सिक्किम विधानसभा के लिए भी पहले ही चरण में सभी 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। ओडिशा में 13 मई को 28 सीटों पर मतदान होगा। 20 मई को 35, 25 मई और 1 जून को 42 सीटों पर मतदान होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के नेता हेट स्पीच से बाज नहीं आ रहे। कल चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायरी के जरिए ही उनको बड़ा संदेश भी दिया। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने राजनीतिक दलों को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। और चलिए अब बात करते हैं TV9 के ओपिनियन पोल की, जिसमें देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने की संभावना है। एनडीए और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें आएंगी, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। 400 पार का टारगेट लेकर चलने वाले एनडीए को मोदी की गारंटी का लाभ मिलता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस चुनाव में एनडीए को 376 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन का कोई खास असर नहीं दिख रहा है, उसे 133 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 34 सीट मिलने की संभावना है। यूपी में राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है। एनडीए को 73 सीटें मिलने के आसार हैं। बिहार में नीतीश का एनडीए में वापस आना काम कर सकता है। यहाँ एनडीए को 38 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। और चलिए अब बात करते हैं देश के दूसरे राज्यों की। TV9 के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को बंगाल और दक्षिणी राज्यों में फायदा होता हुआ इस बार नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लग सकता है। यहाँ एनडीए को 28 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में बीजेपी एक बार फिर सभी 7 सीटें जीत सकती है। बंगाल में भी मोदी की लहर दिख रही है। बीजेपी को 8 सीटों के फायदे के साथ 26 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में आपको 11 और बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं दक्षिण में पीएम मोदी के धुआंधार दौरे का असर होता दिखाई दे रहा है। दक्षिण के 3 राज्यों में बीजेपी का खाता खुलता दिख रहा है। और चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। सीबीआई पश्चिम बंगाल के संदेश खाली और ईडी पर हमले के मामले में एक्शन में है। मामले में शाहजहां शेख के भाई आलमगीर समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में शनिवार को सीबीआई ने एक्शन तेज कर दिया।
सीबीआई ने मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई आलमगीर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आलमगीर के अलावा सीबीआई ने महफूजुर मौला और शिलाजुर मौला को भी अरेस्ट किया है। तीनों को आज स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तीनों आरोपी ईडी अधिकारियों पर हुए हमले में भी शामिल थे। तीनों से पहले सीबीआई ने कई घंटों तक पूछताछ की, फिर इनकी गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि महफूजुर मौला टीएमसी यूथ का अध्यक्ष है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस की नेता के कविता को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। के कविता 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने के कविता को साल 2021-22 में आबकारी घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर दिखाया है, जिसने साउथ ग्रुप और आम आदमी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची और किकबैक के तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए गए। शुक्रवार को हैदराबाद से गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने शनिवार को के कविता के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आखिरकार कहां पर पटरी पर दौड़ती ट्रेन अचानक से 2 हिस्सों में बंट गई और उसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। खबर आपको। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के पास शनिवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। इंदौर से वैष्णो देवी कटना के लिए जाने वाली ट्रेन मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। बोगियों की कपलिंग अलग होने की वजह से हादसा हुआ। जैसे तैसे ट्रेन को रोका गया। ट्रेन में बैठे यात्रियों में हादसे की सूचना मिलते ही दहशत फैल गई। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अलग हुई बोगियों को जोड़कर अधिकारियों की निगरानी में जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। मामले पर रेल प्रशासन मीडिया से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। समाजवादी पार्टी ने मिस्ट्रिक सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है और वहां पूर्व घोषित रामपाल राजवंशी की जगह अब मनोज कुमार राजवंशी को टिकट दे दिया गया है। वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव एक बार फिर बीजेपी के दिनेश लाल निरुआ के सामने होंगे। 2019 में अखिलेश यादव ने खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था और जीते थे, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में निरुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे और जालन से नारायण दास अहिरवार को टिकट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। आज आंध्र के चिलक्कालूरिपेट में एनडीए की पहली रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण मंच पर मौजूद रहेंगे। एमपी के इंदौर में भीषण आग का कहर। इंदौर की एक मार्केट में आग लग गई। कई दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखें एमपी के इंदौर की है।